हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक टर्म्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक टर्म जो हम सीखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है। लेट्स सपोज ये एक कंडक्टर है, मान लो कि एक वायर है, ठीक है, ऐसे कुछ एक वायर है। अब इसको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो अगर इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो होगा क्या, ठीक है। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है किसी बैटरी का, जिसके अंदर कुछ वोल्टेज होगी। लेट्स सपोज 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट पहुंचेगा वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो देखिए होगा क्या बेटा कि इसके अंदर क्या होगा, कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, कंडक्टर उन मटेरियल्स को बोला जाता है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जान लीजिए इस चीज़ को अच्छे से कि कंडक्टर्स उन चीज़ को बोला जाता है, उन मटेरियल्स को बोला जाता है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं, यानी कि वो मूव करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं होती इनके साथ, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर। तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज इन्हें मिलेगा तो खुद ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले किसकी ओर भागेंगे, पॉजिटिव की ओर भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जितने भी प्रोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव की ओर भागना शुरू करेंगे। तो क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। तो करंट की डेफिनेशन यहीं से आएगी हमारे पास, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ flow of charge across cross section of a conductor, cross section of a conductor is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम आई से डोनेट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो करेगा कितने समय के लिए। अब जो चार्ज होता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है एन ई। एन ई मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या होता है, दैट इज अ चार्ज, किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उसे हम ई से डोनेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में आप याद रख लो बेटा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन में होता है। क्लियर बेटा, ये ई की वैल्यू रहती है, हमेशा फिक्स होती है। एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, हजारों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसके फॉर्मूला हमने देखा कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो सकता है और क्यू इज इक्वल टू एन ही है। तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो ये भी हमारे पास करंट का ही फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। चलिए इनके अलावा देखते हैं एसआई यूनिट्स क्या हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया, अब इसके एसआई यूनिट जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर मैं करूं तो वो होते हैं हमारे पास एम्पियर। एम्पियर्स, इसको हम कैपिटल ए से डोनेट करते हैं बेटा। और अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूं, 1 एम्पियर जो होता है दैट इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। इसका अर्थ यह हुआ बेटा कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो वो 1 एम्पियर करंट जो है वो बनाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आ जाएगी, ठीक है बेटा। अभी तक जो पढ़ा उसको ध्यान में रखिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था। क्यू की यूनिट्स क्या होती हैं, कूलम्स होती हैं, और टी की यूनिट्स क्या होती हैं, सेकेंड्स, ठीक है। तो आई की यूनिट जो होती हैं वो एम्पियर्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास आई 1 एम्पियर का आ गया था, दैट इज़ 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ठीक है बेटा। चलिए अब करंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो करंट को मेयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसका नाम है एमीटर। एमीटर क्या है बेटा, डिवाइस यूज टू मेयर इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी चीज का अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम एमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एमीटर के बारे में खास बात ये है बेटा,
इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, कनेक्ट इन सीरीज विद द लोड, सीरीज विद अ लोड। एमीटर हमेशा लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है बेटा। लेट्स सपोज आप मान लो कि आपका एक बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, जो बैटरी के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे ये मान लो कि ऐसे बैटरी है, ठीक है, तो ये हमेशा इसके सीरीज में कनेक्ट होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है, और ये आपका एमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये बताता रहेगा कि यहाँ पे कितना करंट जो है वो ये ले रहा है, ठीक। एमीटर का सिंबल आपको बता दूं, तो सिंबल अभी मैंने ड्रॉ भी किया था, तो सिंबल ऑफ एमीटर जो होता है वो इस तरह से होता है, ये एमीटर का सिंबल है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा सिंबल्स भी। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं बेटा। अब हमने पढ़ लिया है ये सारी चीज़ें। अब एमीटर की तरह ही यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज मेजर करता है। पहले वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज होता क्या है पहले तो ये देखो। तो वोल्टेज बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप सभी ने सेल तो देखा ही होगा, मान लो कि ये हमारा कोई सेल है, ठीक है। आपने सेल के एक टर्मिनल कुछ इस तरह से देखा होगा, उस पर इस तरफ लिखा होता है पॉजिटिव और इस तरफ लिखा होता है नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये है क्या, ये एक्चुअली में यहाँ की वोल्टेज बता रहा है इस टर्मिनल पे, और दूसरी वोल्टेज बता रहा है इस टर्मिनल पे। इन दोनों के बीच एक वोल्टेज का डिफरेंस होगा जिसको मैं dV से डोनेट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो V1 थी और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V2 है। तो dV क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा V2 माइनस V1 या फिर V1 माइनस V2, डिफरेंस लेना है अपने को तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन देखूँ तो बेसिकली क्या होगा, ये वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज, फॉर मूविंग अ चार्ज from one point to another, from one point to another। एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब आगे समझते हैं बेटा। अब इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया, उसका नाम था, चलिए थोड़ी सी मैं ऐसा यूनिट भी बताता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कि अगर मैं बात करूं तो वो होती है वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। तो वोल्ट से डोनेट करते हैं, वी से डोनेट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशन भी पूछ लेंगे बेटा, तो वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन जूल में होता है, जूल पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब वोल्ट मीटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है बेटा जो वोल्टेज को मेजर करती है। वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है, डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो वोल्ट मीटर के बारे में आपको इतना जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज आपको बता दूं, वोल्ट मीटर जो है बेटा, वोल्ट मीटर connects in parallel with the load, parallel with the load। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है लोड के साथ। लेट्स सपोज ये आपका एक बल्ब है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कहाँ पे लगेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल में लगेगा, ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो वोल्ट मीटर का अगर सिंबल की बात करूँ, अभी हमने ड्रॉ किया, तो वोल्ट मीटर का सिंबल हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो वोल्ट मीटर वो डिवाइस जो वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ेंगे। अब करंट और वोल्टेज का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को बताया गया है ओम्स लॉ के द्वारा। चलिए तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है, ओम्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक लॉ बनाया था, जिन्होंने बेसिक रिलेशन बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या बोल सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
जितना वोल्टेज बढ़ाई जाएगी उतना करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी वोल्टेज की वैल्यू कम रखी जाएगी आई की वैल्यू अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन बताया गया ओम्स लॉ में। अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो बेटा मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो। इतना बड़ा लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो लिखिए बेटा, द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सटर्नल कंडीशन में ब्रैकेट आप डाल लो, टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख लेना। ठीक है बेटा, अब इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। आप जिनको ये डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कीजिएगा, जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है उसको थोड़ा धीरे करके सुन लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम दिया गया R। नाउ व्हाट इज R हियर? R इज कॉल्ड proportionality constant called resistance of conductor. R is resistance of conductor. अब ये resistance क्या है? resistance of conductor तो हमने लिख दिया। अब ये resistance है क्या? resistance होता है opposition to flow of current. opposition to flow of current. तो opposition to flow of current यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो करंट की मात्रा को कम करे या रिड्यूस करे या रोके, उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूँ, R इज इक्वल टू V बाय I हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट को डिवाइड करो तो रेजिस्टेंस बनता है। ओम्स लॉ से हमारे पास एक ग्राफ भी आता है बेटा, तो ग्राफ में आपको बताता हूँ किस तरह का ग्राफ आपको आ सकता है। चलिए, अब ओम्स लॉ ने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो ग्राफ भी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे पास डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं डॉट 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 यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसके डॉट 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 यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ करूँ, और यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, लेट्स सपोज ये 4 है और ये 6 एम्पियर है। ठीक है, ये करंट है हमारे पास। इस तरफ को जो है वो करंट लिया है हमने, और इस तरफ को मान ले ऊपर की तरफ हमने वोल्टेज ली है। अब वोल्टेज मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट थी, यहाँ पे 200 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 300 वोल्ट हो गया। लेट्स सपोज ऐसा कुछ हमारे पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा। डायरेक्ट ग्राफ बनेगा बेटा, कुछ इस तरह से डायरेक्ट ग्राफ जो है वो बन के आएगा हमारे पास। ये आपको लैब में भी एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि ओम्स लॉ का ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओम्स लॉ ने हमें रेजिस्टेंस के बारे में बताया, तो रेजिस्टेंस की थोड़ी सी यूनिट्स वगैरह देख लें। तो रेजिस्टेंस क्या थी? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके यूनिट्स की बात करूँगा, एसआई यूनिट्स ही पढ़ेंगे बेटा, हमेशा एसआई यूनिट आपसे पूछे जाएंगे। एसआई यूनिट जो होते हैं इसके होते हैं ओम, क्योंकि ओम्स लॉ से बना है तो इसलिए इसके एसआई यूनिट क्या है? ओम। और इसका सिंबल होता है ये इसका सिंबल है बेटा। शिवलिंग बनाना है आपको, ओम से याद रखो, शिवलिंग बनाना है अपने को। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो हम फॉलोइंग फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या रोल है जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं इसका पॉइंट लिख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका अर्थ ये है बेटा कि अगर लेंथ बढ़ा दें हम किसी कंडक्टर की तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, अगर लेंथ घटा दें हम लोग तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगी।
क्लियर है बेटा? तो डायरेक्ट रिलेशन रहता है यहाँ पे, तो इसमें आप लिख दोगे बेटा, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गया? जितनी लंबी तार होगी बेटा उसका उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक चीज़ समझिए बेटा, अगर रेजिस्टेंस किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उस चीज़ में करंट कम फ्लो करेगा। इसका कारण भी ओम्स लॉ से पता लगता है। कैसे? ज़रा ध्यान से देखिएगा। V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से देखोगे, अगर मैं I और R का रिलेशन निकालूँ तो V बाय आई इज इक्वल टू R था। तो यहाँ से रिलेशन आया मेरे पास, देखिए ज़रा ध्यान से, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है? इन्वर्स रिलेशन रहता है। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन्वर्स टू द करंट, इन्वर्स टू द करंट। जितना करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, या फिर कह लो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट उतना कम, ठीक है? तो इस तरह से भी हो सकता है। अब दूसरे फैक्टर की बात करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अब सेकंड फैक्टर कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस के साथ किस तरह से बिहेव करेगा उसको हम देखेंगे। इसमें है हमारे पास कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। बेटा ये पॉइंट्स आपको बहुत सारे टीचर अलग अलग एग्जांपल्स के तौर पे समझाते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल लेके चल रहा हूँ। इसलिए आप याद रखिए कि अगर तार आपकी जो है, वायर आपकी मोटी है, ठीक है, जितनी मोटी तार होगी ना उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, जितनी पतली तार हम ले रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस उतनी हाई होगी, ठीक है बेटा? अगर सेम लेंथ की ले रहे हैं तो लेंथ सेम रखिए, इसका एरिया कैपिटल है, इसका स्मॉल ए ले लिया। तो आपसे अगर पूछा गया कि इन दोनों तारों में से, इन दोनों वायर्स में से किस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि जिसका एरिया कम है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मोटाई जिसकी कम है बेटा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया से इन्वर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस का। क्लियर हो गया बेटा? तो आप इसमें लिख सकते हो बेटा कि बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने सभी ने स्विच देखा होगा, आपके घरों में भी स्विच लगे होते हैं ऐसे वाले। उसमें ये वाला मोटा टर्मिनल रखा जाता है और ये दो छोटे छोटे टर्मिनल जिसमें आप कोई भी प्लग लगाते हो बेटा। तो इसको मोटा रखने का कारण यही था कि यहाँ पे ये अर्थिंग के लिए दिया जाता है। तो जो एक्सेस करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से जल्दी फ्लो कर जाएगा, वरना वो आपके अप्लायंस में होके निकलेगा, ठीक है बेटा? इसीलिए इसको ज़्यादा मोटा रखा जाता है या बड़ा रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, नंबर थर्ड फैक्टर, वो है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि कोई वायर कॉपर की है, कोई सिल्वर की है, कोई आपके पास आयरन की वायर है, लेट्स सपोज, ठीक है? तो आप बोलोगे कि भैया कि इन तीनों की रेजिस्टेंस वेरी क्यों करेगी? क्योंकि इनका मटेरियल अलग अलग है, ठीक है? अब मटेरियल अलग है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी, ठीक है? तो सबसे जो कम रेजिस्टेंस होगी लेट्स सपोज सिल्वर की है, उसके बाद फिर कॉपर, और सबसे ज़्यादा जो होगी यहाँ पे आयरन की होगी, है ना? ऐसे और भी मटेरियल को आप कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है बेटा? तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं कह सकते हम यहाँ पे, सबसे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन तो नहीं निकल सकता, पर यह है कि अलग मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी अलग होगी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है रेजिस्टिविटी, तो चलिए देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी बेसिकली प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, कुछ इस तरह का क्यूब है, जिसकी साइड्स की या फिर बोलूँ एज की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है बेटा? ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर है ना? तो ये एक क्यूब है। अब इसके अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि इसके ऑपोजिट फेसेस में से ऐसे अगर मैं काउंट करूं कि अगर हम करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो इस क्यूब के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर की जाएगी
उसे मैं बेसिकली रेजिस्टिविटी कहूँगा। ठीक है बेटा, आई होप रेजिस्टिविटी समझ आ गई होगी। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, लिख लीजिए बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेसेस। ठीक है बेटा, तो इसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब रेजिस्टिविटी को हम डोनेट करते हैं रो से बेटा। ठीक है, रो सिंबल है RHO। ठीक है, रो इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, उसका एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, R इज इक्वल टू रो L/A। ये कहाँ से आया होगा? ये हमारे जो फैक्टर हमने पढ़े थे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है बेटा, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ बेटा, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो देखिए बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला हमारे पास डिज़ाइन हो जाएगा। तो देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, इसको बोला गया रो, एंड रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? और रेजिस्टिविटी क्या थी? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी हो जाएगी। चलिए, अब रेजिस्टिविटी समझ लिए। एक चीज़ आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर। उस मटेरियल जिससे वो क्यूब बनाया गया है उसका टेम्परेचर क्या है उस समय, तो उस पर ये निर्भर करेगी। क्लियर हो गया बेटा? तो रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बाकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे बेटा। अब कुछ टर्म्स है हमारे पास, जैसे मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है बेटा, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है यानी कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर डिवाइस बोल सकता हूँ। रेजिस्टर क्या है? डिवाइस है जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसे बोला जाता है रेजिस्टर। तो अब रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टर्स का कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो रेजिस्टेंस दो तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए, लेट्स सपोज ये एक रेजिस्टर है, इसी के साथ मैंने यहाँ पे दूसरा, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये एक रेजिस्टर था, यहाँ से मैंने बिल्कुल इसके साथ दूसरा रेजिस्टर और साथ में ही बिल्कुल तीसरा रेजिस्टर इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है और इसकी रेजिस्टेंस R3 थी। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लेंथ जो मान ली A से B तक एक लेंथ मान ली मैंने। ठीक, अब ये जो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर्स को लगाया गया है, तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसको मैं लिखता हूँ RS, और उस RS की वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज आपके पास 3 रेजिस्टर्स थे। R1 की वैल्यू थी 2 ओम, R2 की वैल्यू थी 3 ओम और R3 की वैल्यू जो थी वो 4 ओम। तो चलिए अब बताइए कि अगर इन तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि RS की वैल्यू क्या होगी? इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो लिख के भेजना है। ठीक है बेटा? तो मैं देखूंगा कितने बच्चों ने रिस्पांस दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी बच्चे रिस्पांस करेंगे, नहीं लगेगी इट्स ओके। ठीक है बेटा? तो चलिए, सीरीज में आप याद रखिएगा कि हमेशा ही हमारे पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्लस हो जाती है। ठीक है, सीरीज के अंदर इसकी डेरिवेशन भी है। ठीक है, पर फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। चलिए, अब पैरेलल में अगर लगा दिया जाए, इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो मान लो कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। लेट्स सपोज ये पहला रेजिस्टर है मेरा R1। ठीक है, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर है R2,
और यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेता हूँ। चलिए, तो ये तीसरा रजिस्टर मेरा R3। अब इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो ये जो मेरे पास अभी कनेक्शन बन के आया है बेटा, सर्किट जो बना है, दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू मान लो R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 मान ली। अब यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो लिखूंगा मैं 1/RP, और 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। इसमें रेसिप्रोकल फॉर्म रहेगी, ठीक है, R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका जो है वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो पैरेलल में अगर आपको मान लो कि आपको दिया हुआ है कि 3 रजिस्टर हैं, R1 2 ओम जैसे पहले लिया था हमने, R2 जो दिया है वो 3 ओम, और R3 जो है वो लेट्स सपोज 4 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिया और बोला है कि RP निकालनी है आपको। तो RP किस तरह से कैलकुलेट होगी, तो मैं लिखूंगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यानी कि उन्हें रेसिप्रोकल कर दूंगा। और इनको अगर सॉल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा 12। ठीक है बेटा, तो 12 को 2 से डिवाइड करूँगा 6 ऊपर जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 4 ऊपर जाएगा, 12 को 4 से करूँगा तो 3 ऊपर जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 13/12। पर बच्चे ये आंसर नहीं है आपका, आपको इसको सिर्फ आरपी की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसको। तो आरपी क्या हो जाएगा 12/13, साथ में लिखेंगे ओम। तो दिस इज योर आंसर बेटा। याद रखिएगा, पैरेलल में जब भी आप ये सॉल्व करते हो बेटा, तो एंड में आंसर को रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उल्टा करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए, अब कुछ अलग से कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं जिन पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, अरे ऐसे ही सर्किट आपको दे रखा है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम और इसकी वैल्यू है 4 ओम। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता करनी है, ठीक। तो आर ए बी आपको पूछा गया कि आर ए बी कितना होगा। आर ए बी का मतलब ए से बी तक टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी आपसे पूछा गया है, ठीक। तो इसको अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक रूल याद रख लो कि आपको पहले लूप सॉल्व करनी है। किसको सॉल्व करना है बेटा, पहले लूप को सॉल्व करना है। तो लूप यहाँ पे मतलब है कि कोई क्लोज सर्किट बना होगा। देखिए यहाँ पे लूप ये दिख गई मेरे को। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू में मान लो कि यहाँ पे बीच में कहीं पे सी है, तो मैं यहाँ पे पहले सी बी की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि पहले निकालूंगा आर सी बी। अब ये पैरेलल में लगे हैं बेटा, अब ध्यान से देखो तो 1/RCB हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ RCB को, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 LCM आ गया, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा 2 और यहाँ पे 1, तो ये आएगा 3/4। तो RCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अगर ध्यान से देखोगे रेसिप्रोकल करके, तो वो आएगी 4/3, और साथ में लिख देंगे ओम। RCB हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब अब सर्किट थोड़ा सॉल्व हो गया। देखिए किस तरह से, पहले वाला तो ऐसे ही रहा। अब इन दोनों की जगह पे बेटा मैं एक नया रजिस्टर लगा दूंगा, ठीक है। तो वो नया रजिस्टर क्या होगा, वो नया रजिस्टर होगा 4/3 ओम का। इसका मतलब ये है, और इसकी वैल्यू 3 ओम हमें दे ही रखी थी। अब ये देखिए दोनों ही जो रजिस्टर हैं ये अब सीरीज़ में हैं। तो अगर ये सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आर ए बी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 4, यानी कि 4/3 सॉरी। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, 3 आ जाएगा, और ये 3 3 या 9, 9 + 4 यानी कि 13, 13/4 आपका आंसर हो जाएगा, और साथ में यूनिट जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ बेटा, लेट्स सपोज आपके पास ऐसे एक सर्किट है, और बिल्कुल इसी के साथ ये दूसरा ऐसे है, ठीक है बेटा, और सभी के सभी रजिस्टर जो हैं वो 2 ओम के हैं। तो आपसे पूछा गया आर ए बी की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बेटा।